इस शख्स को तो पहचानते ही होंगे आप लोग। ये व्यक्ति हैं लद्दाख की आन और भारत की शान समझे जाने वाले सोनम वांगचुक। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि NIT श्रीनगर से पास आउट ये शख्स न सिर्फ इंडिया के बल्कि विश्व के सर्वाधिक सम्मानित इंजीनियर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जाना जाता है। इस शख्स ने डेली यूजेस के इतने सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस कर रखे हैं कि अगर इस शख्स को दिमाग के मामले में भारत का आयरन मैन कहा जाए तो ये कहीं से गलत नहीं होगा। और अगर अभी भी आप लोग इस शख्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बता दें कि 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान साहब का जो रोल था ना, दैट वाज कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन द पर्सनल लाइफ ऑफ सोनम वांगचुक। अभी के समय में ये शख्स इसलिए चर्चा में है क्योंकि Today I begin the 16th day of my climate fast. अरे भैया, साल 1.5 साल पहले के न्यूज को नहीं दिखाना था, अभी रिसेंटली इस वीक की बात करनी थी। कभी कभी ना आप भी ऐसे ही दिमाग खराब कर देते हैं जैसे भैया जी देख के हम बिहारियों का हो गया। रॉबिन हुड है क्या? रॉबिन हुड नहीं है वो, उसका बाप है। जोक्स अपार्ट, सोनम वांगचुक ने कल ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से ये डिमांड किया है कि तेजी से खत्म हो रहे ग्लेशियर्स के संरक्षण के लिए एक सेपरेट आयोग बनाया जाए और न सिर्फ आयोग बनाने की खानापूर्ति की जाए बल्कि उसकी सारी सिफारिशों को 100% लागू भी किया जाए। एल्स उनका मानना है कि अगर ग्लेशियर्स का संरक्षण नहीं किया गया, इसके कारण जो हिमालयी नदियां हैं उनके ताजे जल की आपूर्ति में कमी आ सकती है और अगला कोई महाकुंभ ऐसा भी हो सकता है जिस महाकुंभ के आयोजन के समय नदियों में जल ही ना बचे और तब ऐसे किसी भी धार्मिक आयोजन को हम लोगों को नदियों के किनारे पड़े हुए रेतीले अवशेषों में ही संपन्न करना पड़ेगा। एल्स उनका मानना है कि अगर तेजी से कम हो रहे ग्लेशियर्स का तुरंत संरक्षण नहीं किया गया तो हमारी 12 मासी जो नदियां हैं हिमालयी क्षेत्र की, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, सतलुज, ये सब की सब मौसमी नदियों में परिवर्तित हो जाएगी और हद से हद इनमें मानसून के 4 महीनों में ही पानी रहा करेगा। तो आइए समझते हैं कि ये जो सारी बातें उन्होंने कही हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर धरती की सतह पर लेट से टेम्परेचर 30-35 डिग्री है तो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई तक जाते जाते ये 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और इतना तो हम लोगों को 6th क्लास की NCERT में भी पढ़ाया जाता है कि भैया 0 डिग्री सेल्सियस ही पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर जल आपको बर्फ में परिवर्तित होगा और यही हमारे इन सारे ग्लेशियर्स के जल का स्रोत होता है। और इतना तो हम सारे लोगों को पता ही है कि हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उनके लिए बर्फ के यही बड़े बड़े भंडार अर्थात ग्लेशियर्स जल के प्राथमिक, प्रमुख और पहले स्रोत हैं। तो ये समझने के लिए हमको नहीं लगता है कि कोई रॉकेट साइंस पढ़ना पड़ेगा कि अगर ग्लेशियर्स खत्म हुए दैट डायरेक्टली इम्प्लाइज कि हमारी नदियों का भी अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा और वो भी स्वतः धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि ग्लेशियर्स इतनी तेजी से खत्म क्यों हो रहे हैं। तो देखा जाए तो ग्लेशियर्स के खत्म होने के 4 प्रमुख कारण हैं और जो कहीं ना कहीं प्रकृति या मानव जनित गतिविधियों से संबंधित है। पहला कारण है मानव जनित ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया भर में गर्मी बढ़ी है और इसी गर्मी के कारण स्वतः हमारे ग्लेशियर्स धीरे धीरे करके पिघलते चले जा रहे हैं। दूसरा प्रमुख कारण ये है कि 21st सेंचुरी में कहीं ना कहीं हम सारे लोग विकास की अंधी दौड़ में भागे चले जा रहे हैं और आज के समय में इस अंधी दौड़ से हमारे पहाड़ी क्षेत्र भी अछूते नहीं हैं। इसी क्रम में पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में अवसंरचना निर्माण हो रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, सुरंगें बनाई जा रही हैं और इन तमाम गतिविधियों के लिए बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है। और हम सारे लोगों को पता है कि पेड़ अपने आप में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ों का कटना इट डायरेक्टली मीन्स कि वहाँ पर गर्मी बढ़ेगी और गर्मी बढ़ने के कारण बड़ी सामान्य सी चीज़ है कि ग्लेशियर्स पिघलेंगे। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर्स के कम होने का तीसरा सबसे प्रमुख कारण स्वयं प्रकृतिजन्य है। अर्थात अगर हिमालयी क्षेत्र में भूकंप आते हैं, भूस्खलन की घटनाएं होती हैं अथवा बारिश के पैटर्न में चेंजेस आते हैं तो उसके कारण भी उसका एडवर्स इफेक्ट ग्लेशियर्स पर पड़ेगा और कहीं ना कहीं शने शने वो आपको पिघलना प्रारंभ कर देंगे। ग्लेशियर्स के पिघलने का चौथा कारण कहीं ना कहीं पहले बताए गए 3 कारणों से संबंधित है और वो है उच्च अल्बिडो प्रभाव। दरअसल बर्फ का सफेद रंग सूर्य की किरणों को परावर्तित करता है, तब वो कम से कम हीट को ट्रैप करती हैं और हीट को रिफ्लेक्ट कर देने के कारण हिमालयी क्षेत्र में गर्मी कम और गर्मी कम मतलब ग्लेशियर्स आपके संरक्षित रहेंगे। किंतु पहले बताए गए 3 कारणों के कारण जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघलते हैं वैसे वैसे बर्फ की मात्रा में कमी आती है और फिर उस
कम किए गए बर्फ की जगह पर नंगी जमीन दिखाई देने लगती है, जो बड़ी मात्रा में सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है और नई नई अवशोषित सूर्य की यही किरणें आसपास के ग्लेशियर्स वाले क्षेत्र को भी पिघलाना प्रारंभ कर देती हैं। तो अंत में सवाल ये उठता है कि आखिर इस एडवर्स सिचुएशन से बचने के लिए हम ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं। कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र ने ग्लेशियर्स के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के तौर पर 2025 को घोषित कर रखा है, लेकिन इसके पहले भी पर्यावरण संरक्षण के बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और उन इनिशिएटिव्स का प्रेजेंट हाल हम लोगों ने देखा हुआ है कि वो अपने आप में काफ़ी सक्सेसफुल हैं भी, लेकिन फिर भी कम्प्लीटली वो पर्यावरण संरक्षण को इंश्योर नहीं कर पा रहे। तो इस पूरी समस्या का समाधान मेरे अनुसार यही है कि हम लोगों को संतुलन साधने की जरूरत है। संतुलन एक छोटा सा शब्द जो कहाँ स्थापित होता है किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जिस दिन हम एज अ होल ह्यूमन बीइंग इस चीज को सीख जाएंगे कि कब हम लोगों को अपने सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के मध्य संतुलन साधना है, कब हम लोगों को विकास की परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना है और कब पर्यावरण संरक्षण की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, उस दिन से मान लीजिए कि हमारी सारी की सारी पर्यावरणीय समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसा कि कल की मूवी में बताया गया है कि आने वाले समय में गंगा जी तक का पानी सूख जाएगा। हमारे पापों को धोते धोते सूख गई क्या गंगा माँ। उस सिचुएशन के लिए हम लोगों को फिर तैयार रहना चाहिए और आने वाले किसी कुंभ में हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां सही में गंगा जी में स्नान नहीं कर पाएंगी, वो गंगा किनारे पड़े रेत को अपने शरीर पर मल करके वापस लौटने को मजबूर होंगी।